हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल टैक्स और डायरेक्ट टैक्स ये फाइनल की लेक्चर सीरीज के साथ। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ओवरऑल टॉपिक्स और वेटेज डिस्कस करी थी। सेकेंड लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि पोएम का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, उस वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। उसमें अक्सर हमने देखा है पेपर में 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेक्चर 2 में हमने वो कवर किया था। कमिंग गोइंग विद द सेम फ्लो एंड गोइंग विद द सेम ऑब्जेक्टिव कि हम वही स्पेसिफिक स्कोरिंग टॉपिक्स पिकअप करें फ्रॉम आवर ओवरऑल पेपर 7। So now in this lecture series, we are going to start with our another topic of double taxation avoidance agreement. ये भी एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हमारे अक्सर हर अटेम्प्ट में पेपर आता क्वेश्चन आता ही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इससे थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल का भी आता है। कभी कभार दोनों में से एक आते हैं, बट ऐसे भी हमने अटेम्प्ट देखे हुए हैं जिसमें दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTA यानी कि टैक्स ट्रीटी, इसको चलते हमारे मॉड्यूल में अराउंड 3 चैप्टर्स हैं। और हम चैप्टर 3, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8, हम इन चैप्टर्स को हमने बड़े ही साधारण से ढंग से बाइफरगेट किया है। और हम एक पार्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3 ऑन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो जैसा कि मैंने बोला, ये हमारा चैप्टर 3 है। हम पहले डबल टैक्सेशन रिलीफ इस चैप्टर का टाइटल है। हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेलिवेंट है टॉपिक, ये रेलिवेंट है जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस की बात हमारी बात हो रही है और डबल टैक्सेशन रिलीफ की बात। बेसिकली दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर इनकम दो जगह टैक्स हो रही है, तब उसको हम डबल टैक्सेशन बोलते हैं। थोड़ा सा एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। जैसे कि हमने देखा था सेक्शन 5, हमने लेक्चर 1 में जब हमारी बात हो रही थी अबाउट बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन अंडर इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो हमने सेक्शन 5 देखा था। सेक्शन 5 बात करता है अबाउट स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप का मायने वो है कि कितनी इनकम टैक्स होगी किसी एक पर्सन के हाथ में एक पर्टिकुलर कंट्री में। तो स्कोप ऑफ इनकम इन दी हैंड्स ऑफ हैंड्स ऑफ पर्सन अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ये है वो इनकम जो एक्रू हो रही हो इंडिया में या अराइज हो रही, मतलब इंडिया से अर्न करी। अब ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि कैसे डिसाइड करा जाए इनकम एक्रू इंडिया में हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे एक्ट में एक स्पेसिफिक सेक्शन 9 है, जो नॉन रेसिडेंट्स पे लगता है, जो एक स्पेसिफिक गाइडेंस भी देता है। वो हमारे सेक्शन सॉरी हमारे इनकम टैक्स एक्ट, डोमेस्टिक एक्ट का कंसेप्ट है, जिसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कब माना जाएगा कि राइज हो रही है नहीं हो रही। अगर आप रॉयल्टी इनकम अर्न कर रहे हो, अगर आप FTS इनकम अर्न कर रहे हो, अगर आप डिविडेंड अर्न कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो। तो इस तरह हमारा सेक्शन 9 कहता है कि इस बेसिस पे एक्रू माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। हमने एक्ट में देखा सेक्शन 5, हम इनकम जब टैक्स करने गए, हम नॉन रेसिडेंट है मान लो, हमने देखा मैं एक्रूअराइज हो रही है नहीं हो रही तो टैक्स होगा। अब एक्रूअराइज हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? हमारे पास एक्ट में स्पेसिफिक गाइडेंस है सेक्शन 9 की, हमने सेक्शन 9 भी देख लिया और सेक्शन 9 के हिसाब से मान लेते हैं कि वो टैक्स हो रही है। तो जैसे हमारे सेक्शन 5 के बाद हमारी गाइडेंस दी हुई है वैसे सेक्शन 9 में। बट बहुत बार क्या होता है, सेम इनकम दो जगह टैक्स हो रही होती है, जिसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए अलग से एक सेक्शन 90 फ्रेम किया गया है, या 90A या 91। ये 3 सेक्शंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हम आज के लेक्चर सीरीज में इसका कुछ हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं। और यही वो सेक्शंस हैं जिनके अंडर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और हमने ऐसे पेपर्स भी देखे हुए हैं कि एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो थ्योरी का मान के चलिए 4 नंबर का, प्रैक्टिकल का 6 नंबर का, मतलब 10 मार्क्स, 10% ऑफ योर पेपर कैन कम फ्रॉम दीज 3 सेक्शंस। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये दोनों सेक्शन, पहले 2 सेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहले 2 सेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तीसरा सेक्शन तीसरा सेक्शन इनका सबसेट ही है। तो इफेक्टिवली अगर हम एक सेक्शन समझ लेंगे, हमें बाकी दोनों समझने में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है।
तो आइए इससे अपना स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 90, 91 और 90A के बारे में। तो सेक्शन 90 क्या है? सेक्शन पहले दोस्तों मैं ना आपके साथ एक फ्लो में डिस्कस करने वाला हूँ ये सारा लॉजिक के साथ, सो दैट आप लिंक कर पा रहे हो कि कैसे चल रहा है। फिर मैं आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, जो हमारा मदर मॉड्यूल है, मैं उसके ऊपर मैं वो भी आपको रन थ्रू कराऊंगा जिससे हमारा कुछ मिस भी ना हो। उसके बाद वी विल फॉलो इट अप विद सम एग्जांपल इलस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दी हुई है, एंड फॉलोड बाय क्वेश्चन पेपर्स, सम सैंपल क्वेश्चन पेपर। सेक्शन 90 बोलता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट with central government of another country. Say central government of India can enter into agreement with central government of, say, US for avoidance of double taxation. ब्रॉडली ये है। वाइल अगर हम बेयर एक्ट देखें, बेयर लॉ देखें, तो इसके फर्दर 4 सब पार्ट्स हैं, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी इनकम दो जगह टैक्स नहीं होनी चाहिए। और क्यों इंडिया यूएस से ऐसा करेगा? क्या मिल रहा है अल्टीमेटली? इंडिया को अपना टैक्स मिल जाए, यूएस को अपना टैक्स मिल जाए। देखो, दोनों कंट्रीज अपना टैक्स लेके खुश हैं, बट जो अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन है उसको तो दो तरफा मार पड़ी है, जो वो बिजनेसमैन के लिए डिफिकल्ट है। वो बोलेगा मेरे लिए तो बिजनेस करना मुश्किल हो गया कि मैं सेम इनकम पे दो जगह टैक्स दे रहा हूँ, दो सरकारों को टैक्स दे रहा हूँ, मेरे तो डबल टैक्सेशन हो रही है। तो इसलिए आपस में अपने बायलैटरल ट्रेड्स को प्रमोट करने के लिए कंट्रीज इस तरीके के एग्रीमेंट एंटर करती हैं। तो हर कंट्री के साथ अलग अलग एग्रीमेंट एंटर होता है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, जापान हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। ये एक बहुत ही गर्व की बात होती है किसी भी कंट्री के लिए। उस कंट्री की ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच से जाहिर होती है। इंडिया के साथ मोर देन ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज के साथ इंडिया का DTAA है। तो आगे चलते हैं। जो DTAA होते हैं, DTAA क्या होते हैं? ये एक एग्रीमेंट होते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस को एनविसाज किया जाता है, चाहे वो इनकम की सिचुएशन हो, चाहे वो रेसिडेंसी की सिचुएशन हो, चाहे वो टैक्स रिलीफ की सिचुएशन हो, बहुत सिचुएशंस को, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की सिचुएशन हो, डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस को एनविसाज किया जाता है और उनमें दोनों देश बैठते हैं, दोनों देश उस पर एग्री करते हैं। अच्छा चलो, ये वाली इनकम इंडिया में टैक्स हो, या ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये वाली इनकम यूएसए में टैक्स होगी। अच्छा, अगर इंडिया में टैक्स दे रहे हो तो यूएसए का अगर रेसिडेंट है तो उसको यूएसए सरकार उसका क्रेडिट देगी, जिसको हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो इस तरह चलते हर हर एग्रीमेंट अपना एक नया एग्रीमेंट होता है, वो उस हिसाब से करता है। अब जैसे आपको मेरी बातों से समझ आ रहा होगा कि भाई एग्रीमेंट तो नया होता है, बट बड़ा मुश्किल होगा अगर हर एग्रीमेंट अपने हिसाब से होगा। तो इसलिए ग्लोबली कुछ मॉडल्स डेवलप किए गए, जिन मॉडल्स के बेसिस पे ये इस तरीके के DTAA बनाए जाते हैं। जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज मॉडल्स हैं उनकी बात करते हैं। एक मॉडल है OECD। OECD एक ऐसी संस्था है विश्व की जो कंट्रीज की आपस में कॉमर्स और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ऐसे ही एक संस्था है UN, जिन्होंने UN मॉडल निकाला, यूनाइटेड नेशंस मॉडल। आप सब जानते होंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। लार्जली यूनाइटेड नेशंस के, जैसे हम सबको पता है, इसके मेंबर जो हैं, जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मैं बोलूंगा वो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि जापान, जैसे कि चाइना, इंडिया। वेयर एज OECD के फाउंडिंग मेंबर्स आते हैं डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि US, UK, रशिया। एक तीसरा मॉडल है US। ये भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मॉडल है। ये जाहिर सी बात है, US की ग्लोबली एक ऐसी पोजीशन है कि उन्होंने अपने लेवल पर एक अपना अलग मॉडल बनाया जो उनके हिसाब से ज्यादा लॉजिकल है। जब भी कोई ट्रीटी नेगोशिएट होती है दो देशों के बीच में, वो इन 3 मॉडल्स को बेस लेके चलते हैं। इन 3 मॉडल्स के हिसाब से वो अपनी ट्रीटी बनाते हैं। तो अगर हम आपसे ब्रॉडली डिस्कस करें एक ट्रीटी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। एक डिस्कस करते हैं ट्रीटी का मॉडल कैसे होता है। एक ट्रीटी, जैसे कि नाम में DTAA, एक ही एग्रीमेंट है दो नेशंस के बीच में। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग की बात होती है कि ये किन पे अप्लाई करो, एप्लीकेशन टू होम, जो आर्टिकल 1 होता है। फिर उसके बाद आता है कि किस तरीके के टैक्सेस को कवर करें। बहुत बार बहुत सारे टैक्सेस होते हैं कंट्री में, इनकम टैक्स में भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। छोटा सा एग्जांपल,
इंडिया में भी एक तो बेसिक इनकम टैक्स है, एक उसके ऊपर सरचार्ज है, एक उसके ऊपर एजुकेशन सेस है। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि DTAA कौन से पार्ट तक कवर करेगा, क्या बस इनकम टैक्स तक रहेगा या ऊपर भी जा सकता है। तो उसमें भी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है। कुछ ट्रीटीज में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सरचार्ज या सेस भी इंक्लूड होगा, कुछ ट्रीटीज में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ। तो अगेन दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमारे एग्जाम के लिए हम उस हद तक नहीं जाएंगे, वो हमारे एग्जाम को उतना रेलिवेंट नहीं है। देन उसके बाद आता है डेफिनेशंस। जैसे हमारे हर इनकम टैक्स एक्ट, हमारे हर एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में भी एक सेक्शन 2 होता है जो डेफिनेशंस को कवर करता है। ऐसे ट्रीटी में भी नॉर्मली आर्टिकल 3 में डेफिनेशंस होती है। फिर आता है रेसिडेंट, आप रेसिडेंट कहाँ के माने जाओगे। फिर आर्टिकल 5 से लेके लगभग, मोटा मोटी मैं बताऊं, लगभग आर्टिकल 20 तक डिस्कशन होता है इनकम कैसे टैक्स। डिफरेंट तरीके की इनकम होती है। जैसे हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड है, 5 हेड है हमारा। हेड एक एक्ट का एक मेजर चंक इन 5 हेड में डिवाइडेड है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, देन कैपिटल गेन एंड देन अदर सोर्सेस। इसी तरह इनकम DTAA में भी जो लगभग 15 से 16 आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल डिफरेंट तरीके की इनकम को डील करते हैं। सैलरी के लिए भी एक अलग से आर्टिकल है जो नॉर्मली आर्टिकल 15 से लेके 18 तक। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी आर्टिकल है जो नॉर्मली आर्टिकल 6 होता है। ऐसे बिजनेस प्रोफेशन के लिए भी आर्टिकल है। एक तो आर्टिकल 5 है, एक 7 है। उसके अलावा उसके अलावा आर्टिकल 12, 14 भी आर्टिकल बिजनेस प्रोफेशन का बन जाता है। सिमिलरली अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज के लिए जो इंटरेस्ट के लिए एक अलग आर्टिकल है, डिविडेंड के लिए एक अलग आर्टिकल है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के लिए आर्टिकल 13 नॉर्मली होता है अलग से कैपिटल गेन के लिए। तो ब्रॉडली इस तरह इनकम के आर्टिकल्स हैं। देन आर्टिकल 20 के बाद आते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रीटी, एक आर्टिकल होता है टैक्स क्रेडिट का। जो भी आपको ध्यान होगा, भी हमने बात की टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिलीफ। रिलीफ एक बेटर वर्ड होगा क्योंकि रिलीफ बहुत तरीके से मिलता है, क्रेडिट एक तरीका है जो ज्यादा कॉमनली फॉलो होता है। इस तरह हमारे ठीक है DTAA का ये स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद यहाँ तक की बात यहाँ पे नहीं रुकती, इनकम के बाद भी बात फिर चलती है। उस इनकम के बाद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहती हैं। जैसे हम बहुत बड़ा बोलबाला सुनते हैं स्विस बैंक अकाउंट्स का, स्विस अकाउंट्स। स्विट्जरलैंड में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी टैक्स पेयर की है, इंडियन गवर्नमेंट वुड वांट दैट इंफॉर्मेशन टू बी विद इट सो दैट इट कैन असेस। वो सब उसके बाद ही वो सोच सकती है वो जो स्विस बैंक अकाउंट में पैसा जमा है इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं। तो स्विट्जरलैंड के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल इसी तरह हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरह एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये ब्रॉडली हमारा DTAA का फ्लो। हम इस फ्लो को इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इस फ्लो को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ये बहुत बहुत ही एक अपने आप में पूरी किताब है, अपने आप में बहुत बड़ा एक समुंदर है। बट क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए जितना लिमिटेड है, मैं अगले लेक्चर में आपको वही और डिटेल में बताऊंगा। ब्रॉडली हम ये जो 15-20 आर्टिकल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए हम जो बात कर रहे थे, तो हमने बात करी सेक्शन 90, 90A और 91 के बारे में। तो हमने सेक्शन 90 में बताया कंट्री के साथ जब DTAA होता है वो यहाँ आ जाता है। सिमिलरली उसका बिल्कुल एक मिरर इमेज है सेक्शन 90, एक स्पेसिफाइड टेरिटरी, नॉट अ कंट्री बट स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ भी एग्रीमेंट हो सकता है, या कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, वो यहाँ आ जाते हैं। लास्टली है सेक्शन 91, वो कहता है अच्छा चलो कुछ देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट अगर नहीं है तो क्या, तब भी भारत सरकार ने ही बोला हुआ है, तब भी हम आपको कुछ लिमिटेड रिलीफ, बहुत लिमिटेड है बट कुछ रिलीफ देंगे, जो हम सेक्शन 91 में पढ़े। तो अगर आप देखें तो 90 और 90A है दो पार्टीज के बीच में समझौता, इसलिए इसको बोला जाता है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब दो, बाई मतलब दो, लिटरल मतलब दो पार्टीज के बीच में। और 91 है सिंगल पार्टी, तो इसको कहते हैं यूनिलेटरल। तो जो रिलीफ सेक्शन 90 और 90A के बीच में आते हैं उनको कहते हैं बाइलेटरल रिलीफ, और जो 91 में आते हैं उनको कहते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। आइए यहाँ तक का अपना जो हमने अभी तक देखा है, यहाँ तक का हम एक बार अपने एक्ट में देख लेते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल है। यहाँ पे अगर हम देख पाए तो ये जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे अगेन सोर्स रूल और रेसिडेंस रूल की बात करी गई है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मॉड्यूल में भी लिखा, मॉड्यूल में इस तरह लिखा हुआ है DTAA
बेस्ड ऑन रूल्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ इनकम। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, वेरियस कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए अपने अलग से आर्टिकल्स ले डाउन करे गए, चाहे वो डिविडेंड हो, रॉयल्टी हो, कैपिटल गेन हो, इंटरेस्ट हो, बिजनेस इनकम। और अगेन डबल टैक्सेशन मीन टैक्सिंग द सेम इनकम ट्वाइस इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। मतलब सेम इनकम मे बी टैक्स इन हिज एंड द सोर्स कंट्री आल्सो as per the domestic law as well as in the country where he is resident. So then types of relief, bilateral and unilateral relief हमने डिस्कस किया। bilateral relief आता है सेक्शन 90 और 90A में, unilateral relief आता है सेक्शन 91 में। Then moving ahead, अब यहाँ पे बायलेटरल रिलीफ में एक बार मैं और आइडिया दे देता हूँ। बायलेटरल रिलीफ दो तरीके का ब्रॉडली होता है, वन इज एग्जेम्पशन मेथड, वन इज टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड का मतलब बेसिकली वो होता है कि अगर एक कंट्री में, कंट्री ए और कंट्री बी, कंट्री ए में अगर वो टैक्स हो गई है इनकम, तो कंट्री बी में वो एग्जेम्प्ट होगी। मतलब टैक्स ही दो बार नहीं होगा, तो टैक्स का क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो अगर से फॉर एग्जाम्पल यूएस इज कंट्री ए, यूएस में टैक्स हो गई है, तो इंडिया में वो एग्जेम्प्ट होगी। और टैक्स क्रेडिट का मेथड मतलब ये है कि ए और बी दोनों कंट्री में टैक्स तो होगी, बट एक कंट्री का जो टैक्स दिया है उसका दूसरी जगह उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली बी कंट्री में कुछ टैक्स नहीं दिया, तो इफेक्टिवली टैक्स तो एक ही कंट्री में दिया, यहाँ भी दिया, बट एक मेथड डिफरेंट है। यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मेथड है, यहाँ पे एग्जेम्पशन मेथड है। टैक्स क्रेडिट मेथड ज्यादा कॉमनली फॉलो होता है, इसलिए हमने टैक्स क्रेडिट मेथड को भी प्रीवियसली डिस्कस किया था। मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज ऑफ व्हिच इंडिया हैज एंटर्ड इनटू, टैक्स क्रेडिट मेथड इज वन। और यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 में भी टैक्स क्रेडिट मेथड ही फॉलो करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 90 की जैसे हम बात कर रहे थे, अब सेक्शन 90 में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो बेसिकली है ये जो 92 है। 92 प्रोवाइड करता है कि किसी भी पर्सन, एक पर्सन की टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट में भी दी हुई है, जो हमारे जैसे सेक्शन 9 में हमने बात करी, और उसके लिए टैक्सेबिलिटी में DTAA में भी उनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं। तो असेसी के पास ऑप्शन होगा टू चूज बिटवीन एक्ट एंड DTAA, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, where the central government has entered into such agreement with the government of any other country outside India or specified territory outside India for granting relief of tax or for avoidance of double taxation, then in relation to the SSC to whom such agreement applies, the provisions of the act shall apply to the extent they are more beneficial, to the extent they are more beneficial to that SSC। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये ही पूरा बेस है ट्रीटी का, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ट्रीटी बेनिफिशियल होती है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम एक कोई भी बहुत ही लाइव सिचुएशन की अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक नीदरलैंड कंपनी है, नीदरलैंड माने कि डच, एक नीदरलैंड्स कंपनी है, और वो एक इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है। इंडियन कंपनी में वो शेयर्स होल्ड करती है, ठीक है जी। अब उसने ये शेयर्स एक, मान के चलते हैं, एक यूएस कंपनी को बेच दिए। ये सेलर है और ये बायर, और ये जो उसने शेयर्स खरीदे थे, कॉस्ट तो इस शेयर्स की थी इसको $1 मिलियन, और जो उसने सेल करी है वो इसने लगभग 10 साल पहले खरीदे थे और उसने सेल करी है अराउंड $10 मिलियन। ओवर द पीरियड इन शेयर्स की वैल्यू बड़ी, कंपनी ने ग्रो किया, तो ये 10 मिलियन की इसकी आज की डेट में वैल्यू, 10 मिलियन की सेल करी, 1 मिलियन की कॉस्ट। एक बारी को इंडेक्सेशन को इग्नोर करते हैं, ऑल्दो 112 में नॉन रेसिडेंट को इंडेक्सेशन नहीं मिलता, चल 9 मिलियन का कैपिटल गेन है। और ये कैपिटल, क्योंकि ये शेयर्स इंडिया में सिचुएटेड है, इंडियन कंपनी के शेयर थे, तो ये सेक्शन 9 में ये इंडिया में टैक्सेबल हो। और अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म है, हमने बात करी 10 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म शेयर्स कैपिटल टैक्सेबल होगा, पूरा $9 मिलियन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो इफेक्टिवली $0.9 मिलियन is the tax liability, which is quite significant. At the same time, अगर हम ट्रीटी की बात करें,
इसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर हम ट्रीटी की बात करें, इंडिया नीदरलैंड्स की टैक्स ट्रीटी भी है, जिसमें सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वो कहती है ये अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है तो ये सिर्फ नीदरलैंड में टैक्स होगी, इंडिया में टैक्स ही नहीं। तो अब इस केस में नीदरलैंड्स कंपनी जो सेलर है उसके हाथ में इंडिया में टैक्स ही नहीं लगेगा। तो DT2 वाइल एक्ट में तो 9 मिलियन का हमने बात करी टैक्स से है, बट DT में 0 टैक्स है। तो दिस इज बेनिफिशियल। सो बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज ये पूरी ट्रांजेक्शन इस नीदरलैंड सेलर के हाथ में एग्जेम्प्ट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। और इस तरह हम जब भी कोई नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी देखते हैं, हम एक्ट के अंडर देखते हैं और ट्रीटी के अंडर देखते हैं और उन दोनों को फिर कंपेयर करते हैं, विच एवर इज बेनिफिशियल वो अप्लाई करते हैं। या बहुत बार हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर इनकम पे एक्ट में रेट ज्यादा होता है, रेट ऑफ टैक्सेशन एज कम्पेयर टू ट्रीटी। तो अगर एक्ट में रेट ज्यादा है, ट्रीटी में रेट कम है, तो जाहिर सी बात है ट्रीटी वाला बेनिफिशियल है तो ट्रीटी वाला अप्लाई है। ठीक है जी। देन उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आया था कि अगर कोई टर्म, तो ये 3 स्टेजेस पे है, ये कोई भी टर्म अगर ट्रीटी में यूज है, कोई भी शब्द यूज है और उस शब्द की डेफिनेशन कहाँ दी है, वो कौन सी प्रिवेल करेगी। तो अगर कोई शब्द है और उस नोटिफिकेशन में अगर दिया हुआ है उस शब्द का मीनिंग, तो नोटिफिकेशन वाला मीनिंग लिया जाएगा। बट अगर मान लो अब नोटिफिकेशन में नहीं है लेकिन उस ट्रीटी में डिफाइंड है, तो ट्रीटी वाला मतलब लिया जाएगा। और तीसरा केस वो ना तो नोटिफिकेशन में है ना ट्रीटी में है, बट इनकम टैक्स एक्ट के डोमेस्टिक प्रोविजन में डिफाइंड है, तो डोमेस्टिक वाला लिया जाएगा। तो ये एक बस एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक रूल बुक है, एक सर्कुलर है कि क्योंकि बहुत बार ये भी लिटिगेशन हो जाती है कि अगर कोई वर्ड डिफाइंड है तो कहाँ से मीनिंग उसका उठाया जाएगा, लेकिन उन्हें क्लैरिफिकेशन दी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, प्रायोरिटी 1, इफ नॉट नोटिफिकेशन देन ट्रीटी, इफ नॉट अगेन देन इफ नॉट ट्रीटी देन एक्ट। और जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस है, अगर एक्ट में भी नहीं है then it is a rule of interpretation. You go to dictionary meaning, you go to case laws, and that's how you decipher उस particular word का meaning है। Then clause number 4 और 5 में बात करी गई है TRC, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों एक नॉन रेसिडेंट एक ट्रीटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन होती है कि उसको उस पर्टिकुलर कंट्री का ना रेसिडेंट होना जरूरी है। अब रेसिडेंट एक कंसेप्ट है जो हर कंट्री में डोमेस्टिक लॉज में रेसिडेंसी का मीनिंग दिया हो। जैसे हमारे इंडिया में भी कंपनी के लिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, रेसिडेंसी के लिए दिया हुआ है या तो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड, या फिर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो इंडिया में उसका पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऐसी हर कंट्री में अलग से रूल। तो उन्होंने बोला कि एक तो आपको वो रूल्स फुलफिल करने हैं, प्लस आपको उस कंट्री से सर्टिफिकेट लेके आना है जिसमें उस कंट्री की इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्टिफाई करे कि हाँ ये कंपनी हमारे देश में रेसिडेंट है। तो उसके लिए टीआरसी बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइस। टीआरसी इशू होता है तो सरकार ने हमारे लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी ट्रीटी का बेनिफिट लेना है तो आपको रेसिडेंसी का एक सर्टिफिकेट आपको हमें प्रदान करना होगा, एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसको टीआरसी कहा जाता है। एक टीआरसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है सरकार को, जिसके लिए रूल प्रिस्क्राइब्ड है और उसके लिए फॉर्म होता है, स्पेसिफाइड फॉर्म है, फॉर्म 10F। ये आपको फॉर्म याद रखना चाहिए। ये फॉर्म प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली एक फॉरेन कंपनी को अगर ट्रीटी का बेनिफिट लेना है उसको कागज नंबर 1 टीआरसी देना होगा, कागज नंबर 2 फॉर्म 10F देना होगा। कुछ केसेस में फॉर्म 10F की जरूरत नहीं होती। वो कौन से केस है? फॉर्म 10F में कुछ स्पेसिफिक बातें लिखी हुई है कि आपको क्या क्या चीजें एक फॉर्म 10F में देनी होती है। अगर वो हम देखें, वो ये सारी बातें, अगर ये सारी चीजें आपके टीआरसी में आ रही हैं तो फॉर्म 10F की आपको जरूरत नहीं है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, हमने जितनी मैक्सिमम अगर हम डेवलप नेशंस की टीआरसी की बात करें, यूएस, यूके, जापान, सिंगापुर, मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज में ये सारी बातें नहीं आ रही हैं, कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं, उस वजह से अल्टीमेटली फॉर्म 10F साइन करना पड़ता है।
अब ये बातें क्या हैं उनको भी जल्दी से उस पर एक बार गौर डाल देते हैं। एक तो उस एंटिटी का स्टेटस क्या है, वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका उस कंट्री में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंडिया में पैन होता है परमानेंट अकाउंट में, ऐसे उस कंट्री में भी कोई एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता हो, किस पीरियड के लिए वो टीआरसी इशू हो, और उस देश में उस कंपनी का या उस पर्सन का एड्रेस। तो ये इंफॉर्मेशन, ये बातें जरूर आनी चाहिए टीआरसी में, अगर नहीं आ रही तो फॉर्म 10F भी देना जरूर। तो ये नेक्स्ट हमने बात करी मॉडल टैक्स कन्वेंशन के दो मॉडल्स ब्रॉडली होते हैं, ओईसीडी यूएन। एक हमने यूएन के यूएस के बारे में भी बात करी, हमारे सिलेबस में ओईसीडी और यूएन का जिक्र ज्यादा है। देन हम इसके बारे में आगे चैप्टर नंबर 8 में जो यहाँ पे लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 1 पे भी देख लेते हैं एक बार। इल एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ड्यूटीज एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरराइड द डोमेस्टिक लॉ। क्वेश्चन है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देन हमारा आंसर है यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमने अभी जस्ट पढ़ा सेक्शन 90 में लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल देखा जाएगा, तो इसलिए ट्रीटीज विल ओवरराइड द डोमेस्टिक। तो सेक्शन 90 का जिक्र है, वुड अप्लाई टू दे आर मोर बेनिफिशियल, तो ये हमारा हमने भी जस्ट पढ़ा है, ये बिल्कुल सही पहुंच। देन 90A ऑलमोस्ट सिमिलर, अगेन सारा ये बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल सिमिलर इमेज जो भी हमने पढ़ा है। देन 90 में हमने टीआरसी के बारे में पढ़ा जो 90A में भी दिया हुआ है। देन सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ, यूनिलेटरल एग्रीमेंट। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई अगर ट्रीटी नहीं है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ इंडिया की ट्रीटी नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ नहीं है बट कोई इनकम अगर पाकिस्तान में टैक्स हो रही है इंडियन रेसिडेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से उसको रिलीफ देगी। अच्छा जी, जितना टैक्स आपने पाकिस्तान में दिया है उस पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड क्रेडिट मेथड लगाया हुआ है जो हमने भी डिस्कस किया था, उसका उस टैक्स का आपको इंडिया में क्रेडिट दे दिया जाएगा, प्रपोर्शनेट क्रेडिट दिया जाएगा। ये प्रपोर्शनेट क्रेडिट कैसे निकाला जाएगा, इसमें बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड है, लॉजिकल मेथड है। आगे हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये एक इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन हमें काफी हेल्प भी करेगी और हमें एक ब्रॉड आइडिया दे देगी। हम इस इलस्ट्रेशन के बाद हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम एग्जामिनेशन के 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन काफी अच्छी तरह डिजाइंड है और ये हमें ब्रॉड काफी अच्छा हेल्प देगी। आइए इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेते हैं। नंदिता एन इंडिविजुअल रेसिडेंट, पहले इंडिविजुअल पे ध्यान रख लीजिए, रेसिडेंट पे ध्यान रख लीजिए। रेसिडेंट है तो मतलब ट्रीटी का बेनिफिट मिल सकता है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को स्लैब रेट। रिटायर्ड एम्प्लॉई, अब रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑफ प्रसार भारती है 60, तो अगेन स्लैब रेट का ध्यान देंगे। इज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट डिराइविंग इनकम ऑफ 1,10,000 फ्रॉम थिएट्रिकल वर्क्स प्लेइंग अब्रॉड, बाहर के देश में 1,10,000 रुपए की इनकम हुई है। टैक्स ऑफ 11,000 was deducted in the country where the plays were performed, जहाँ पे 1,10,000 रुपए की इनकम हुई है वहीं पे 11,000 का टैक्स भी हुआ है। तो इनको इनकम 1,10,000 के 11,000 का टैक्स दिया, तो एक लॉजिकल सी बात है, इनको 99,000 इंडिया इनको मिलेगा, नेट इनको 99,000। इंडिया डज नॉट हैव एनी ट्रीटी विद अंडर सेक्शन 90 विद दैट कंट्री, ट्रीटी नहीं है तो इसका मतलब एक बार घंटी बज जाएगी दिमाग में, सेक्शन 90 नहीं, सेक्शन 91 का एक क्वेश्चन। यूनिलेटरल हर इनकम इन इंडिया है 6,10,000, बाहर 1,10,000, इंडिया में 6,10,000। In view of tax planning, she has deposited 1,50,000 in PPF. अब यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन में नॉर्मली पैटर्न ये रहता है कि वो डिडक्शन के भी कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं, एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है। 1.5 लाख रुपए उन्होंने पीपीएफ में डाला है, 32,000 पेंशन फंड में डाला हुआ है एलआईसी की, 28,000 हेल्थ मेडिकल हेल्थ 28,000 सीजीएचएस में डाला हुआ है, 26,000 का मेडिकल है। हम नोट कर लेते हैं, एक अच्छी आदत है, एक हमने फॉरेन इनकम यहाँ डाल दी, 6,10,000 की हमारी डोमेस्टिक इनकम है। उसके अलावा जो टैक्स प्लानिंग है, एटीसी की कौन कौन सी है, एटीसी की 1.5 लाख का पीपीएफ है, एलआईसी है 32,000 की, मैं 0.32 लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम लगेगा। उसके अलावा सीजीएचएस है, ये भी सीजीएचएस 80D की आती है, 80D की सीजीएचएस है, ये कितनी की है, 28,000 की। उसके अलावा मेडिकल प्रीमियम है, मेडिकल प्रीमियम है, ये है 26,000 का, जिसमें एक बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला हुआ है, ये अपनी मदर के लिए दी हुई है। मदर मतलब 84 ईयर्स की मदर है,
सुपर सीनियर सिटीजन है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नॉन रेसिडेंट है, और हमें इनकी टैक्स और वो नॉट डिपेंडेंट है, और हमें क्वेश्चन है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नंदिता फॉर AY 22-23 assuming she has not opted for 3115 BAC। आइए इसी कॉइन की कॉम्पिटिशन करते हैं नंदिता जी की। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम, इंडियन इनकम 6,10,000, फॉरेन इनकम 1,10,000 हमने यहाँ पे डाल दी। फिर इसका मतलब हमारी टोटल इनकम आ गई 7,20,000। डिडक्शन 80C में हमें पता है, एक इन्होंने PPF में जमा किया 1.5 लाख, 80CCC LIC में जमा किया 32, मतलब 1,82,000 टोटल हो गया। बट इनकी एग्रीगेट स्ट्रिक्ट होता है 1.5 लाख की, हम सबने पढ़ा है 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन ये है। अब 80D में आते हैं। 80D में एक इन्होंने खुद की जो सीनियर सिटीजन है उसकी डिडक्शन इन्होंने 28,000 CGHS में दी हुई है, उसकी लिमिट 50,000 है, सीनियर सिटीजन है तो 28,000 दी हुई है, तो 28,000 की मिल जाएगी। माता की जो इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस दिया है 26,000, वाइल माता जी भी 50,000 के लिए एलिजिबल हैं, बट बिकॉज वो बस लिमिट बस रेसिडेंट के लिए होती है, क्योंकि माता जी हमने देखा नॉन रेसिडेंट है, तो उनकी डिडक्शन लिमिट हो जाएगी 25,000 तक, तो उससे इनकी डिडक्शन टोटल हो गई 2,03,000। 1.5 लाख प्लस 28,000 प्लस 25, 2,03,000, 7 20 में से 2 3 गए, 5,17,000। 5,17,000 की इनकम, 5,17,000 की इनकम, तो उसमें इन्होंने उनका हमने टैक्स लगाया स्लैब रेट के हिसाब से 13,936 रुपए टैक्स हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट मेथड कैसे वर्क करता है। क्रेडिट मेथड वर्क करता है, अब ये बोलते हैं बहुत लॉजिकल सा यूनिटरी मेथड, कि आपकी देखा जाए इनकम है 5,17 और आपकी इंडिया में 5,17 की इनकम पे सरकार 13,936 रुपए टैक्स लेती है। तो हमने एक सिंपल एक एवरेज कि 5,17 पे 13,36 है तो कितना परसेंट हो, 2.696%, मतलब हर 100 रुपए पे सरकार 2 रुपए 60 पैसे का टैक्स लेती है। तो अगर सर इंडिया में टैक्स रेट 2 रुपए 60 पैसे हुआ इस इंडिविजुअल के लिए, अप्लाइंग ऑल दी स्लैब रेट्स एंड डिडक्शन, इफेक्टिव टैक्स रेट 2 रुपए 60 पैसे। बट फॉरेन में 1,10,000 रुपए पे 11,000 रुपए टैक्स दिए, 10% टैक्स दिए। सरकार बोलेगी देखो जी हम तो आपसे 2 रुपए 60 पैसे ही 2.69% ही टैक्स ले रहे हैं, मतलब हर 100 रुपए पे इतने ले रहे हैं, तो आपके हम डबल टैक्सेशन पूरे की नहीं, जो 10 में से 2.96 है, अगर टोटल आपने 10 दिया 2.69 नॉट 96 सॉरी 2.69 तक तो हम मानेंगे कि हाँ डबल टैक्सेशन हुई, तो इतने का आप हमसे रिलीफ। बट जो बाकी का बच गया 7.31, इसकी डबल टैक्सेशन नहीं हो रही, इसका हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। ये तो आपने दूसरी कंट्री में टैक्स दिया है, इसकी डबल टैक्सेशन नहीं हो रही तो रिलीफ। तो अगर आपने तो अगर आपकी 1,10,000 पे हम 1,10,000 पे 2.69% लगा लेंगे, जो बना है 2,966, तो आपको इतने का हम क्रेडिट दे देंगे, FTC इसको बोलते हैं, क्रेडिट दे देंगे। तो जो बैलेंस बचा 10,970, ये आपकी इंडिया में टैक्स लायबिलिटी होगी, ये आप नेट पे। तो देखो दोस्तों हमने क्या समझा, वाइल इस इंडिविजुअल ने, नंदिता जी ने 1,10,000 रुपए का टैक्स, 1,10,000 की इनकम पे 11,000 का टैक्स दिया, बट 11,000 के टैक्स पे उनको जो FTC मिला 2,966, FTC 2,966 का मिला, क्योंकि इंडियन लॉज के हिसाब से प्रोपोर्शनेट क्रेडिट के हिसाब से उनको इतने का ही क्रेडिट मिलना था, क्योंकि टू दिस एक्सटेंट ही डबल टैक्सेशन हो रही है। बैलेंस जो है, बैलेंस मोटा मोटी 8,000 रुपए हो गया, मोटा मोटी 8,000, अप्रोक्सीमेटली का मैंने स्ट्राइक बना दिया। 8,000 रुपए का इनको FTC नहीं मिला, ये उनकी वहां की देश में टैक्स लायबिलिटी बनी नेट। तो ये हमारा एग्जाम का पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ, नॉर्मली ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन हमने देखा, इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी जब हम आगे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अब मैं दोस्तों आपके साथ एक और मैं आपको एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो आप लोगों के, मैं उम्मीद करता हूँ, माइंड में भी आया होगा, कि देखो हर विश्व में हर देश का एक अलग करेंसी होती है। तो हम यहाँ पे सारी बात कर रहे हैं रुपया में, और इंडियन रुपीज, इंडियन नेशनल रुपीज। हमने बोला फॉरेन कंट्री में उन्होंने इतने हमने रुपए की बात करी, बट एक बहुत लॉजिकल सी बात है, वहां पे उनका रुपये में तो हुआ नहीं होगा, वहां पे उस कंट्री की करेंसी में होगा।
अगर यूएस की बात है तो वहां पे यूएस डॉलर में उनको होगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। जहां तक इनकम की बात रही, इनकम की बात तो हमें पता है, हमारे पास इनकम टैक्स में रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि इनकम आप डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इनकम, अगर मान लो सैलरी है तो जिस महीने की सैलरी है उस महीने के ईयर मंथ एंड का हम एसबीआई का टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट लेंगे और कन्वर्ट करेंगे। मान लो $100 हुई और 15 जून को हमें $100 की इनकम हुई है सैलरी के नेचर की। 30 जून को हम रेट देखेंगे, मान लो एसबीआई का रेट 75 रुपये है, तो हम इंडियन नेशनल में 7500 रुपए की इनकम मांगेंगे। अब जो है, अब टैक्स का क्या किया जाए, टैक्स के लिए वो रूल नहीं लगता, तो इसके लिए एक स्पेशली रूल आया है, रूल 128, रूल 128, जो कहता है जिस महीने में टैक्स टीडीएस कटा है उस कंट्री में, या जिस महीने में आपने टैक्स दिया है उस महीने की एंड में, मान लो मैंने 15 जुलाई को टैक्स दिया है तो मैं 31 जुलाई का रेट ले लूंगा जो मान के चलते हैं 80 रुपए का, तो 80 रुपए पर डॉलर, तो मैंने मान लो $10 का टैक्स दिया है तो मैं 800 रुपए मैं मानूंगा मैंने टैक्स दिया है, तो जो 11,000 है इस तरह निकल। तो हो सकता है हमारे एग्जाम में जो फॉरेन से रिलेटेड इनकम और टैक्स आए वो फॉरेन करेंसी में आए, तो वो हम अकॉर्डिंगली उसको ऐसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों ये एक इलस्ट्रेशन थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम के क्वेश्चंस। एक ये हमने, आइए मैं आज आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हमारा क्वेश्चन बी है ये, वैसे अगर हम उसमें देखें सीरीज में तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का बी क्वेश्चन है जो 6 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। हम इसको पढ़ेंगे और आप भी ये महसूस करेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इसके जिस हिसाब से क्वेश्चन का फ्रेमिंग का पैटर्न है जो अभी हमने पढ़ा, मोटा मोटी ये उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस सपना, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरी के प्रोविजंस लगेंगे, employed with a private company, aged 30 years, तो senior citizen नहीं है, normal salaried, received the following sum during the previous year 18-19, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, पुराना प्रीवियस ईयर है। बेसिक सैलरी 45,000 पर मंथ, DA 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 45,000 इंटू में 12 बेसिक हुई, इसका 10% DA हो गया। ट्रैवल अलाउंस 8,000 इंटू में 12, मेडिकल अलाउंस 3,500 इंटू में 12। हम सब शी कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे डिडक्शंस की बात हो रही है, PF, LIC। उसके बाद उनका एक, शी हैड अ गेस्ट लेक्चर इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, शी रिसीव्ड 7,92,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 1,08,000। तो दोस्तों इसका मतलब क्या समझे, इनकम 792 नहीं है, 792 को नेट में रिसीव, इनकम तो है 792 प्लस 1.08, इनकम तो 9 लाख। ठीक है जी। From a country in which such university is located, India does not have DTAA under section 90, तो मतलब section 91 का क्वेश्चन है। आइए इनकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमने जैसे पढ़ा FTC ब्रॉडली, जो हमने नंदिता जी वाला क्वेश्चन पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। उससे पहले की जो कॉम्पिटिशन है सैलरी मैकेनिज्म और ATC ATD वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वो हमारे बेसिक प्रोविजन है। तो अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमारी ग्रॉस सैलरी हमारी निकलती है 7,32,000। इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो अराउंड 50,000 की होती है, फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो हमने जब माइनस कर दिया हमारा आ गया 6,82,000, ये इनकी सैलरी है। ये इनकी और कोई इनकम इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है एक्सेप्ट फॉरेन इनकम। हमने देखा 9 लाख की इनकी फॉरेन इनकम है, तो हमने टोटल कर दिया 15,82,000, ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है। उसके बाद हमारा 25,000 LIC ATC, मेडिक्लेम 1,75,000 अपने फादर का दिया है जो 65 ईयर्स के हैं, और लिखा नहीं तो हम फादर को रेसिडेंट मानेंगे, मतलब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह 5 साल का है, तो हम 1.75 को 5 साल से डिवाइड कर देंगे जो हमारा आता है 35,000 क्योंकि फादर सीनियर सिटीजन है तो हमारे 50,000 की लिमिट है, 35,000 हम ये लेंगे, 25,000 हम ये लेंगे, तो मोटा मोटी 60,000 की हमारी डिडक्शन हो जाएगी। 15.22 लाख की हमारी टोटल इनकम। ठीक है जी, टोटल इनकम 15.22 लाख की हो गई। इसके ऊपर हमने टैक्स लगाया, हमने सारे स्लैब रेट्स लगाए। अभी मैं टैक्स आपको उस साल के स्लैब रेट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई
2.82 लैक्स 2.82 लैक्स की आ गई। अब हमने एवरेज टैक्स निकाला। एवरेज टैक्स हम कैसे निकालेंगे? टोटल टैक्स लाइबिलिटी 2.82 लैक्स ऊपर आई एंड टोटल इनकम 15.22 लैक्स, जो हमारा एवरेज टैक्स लगभग आ गया 18.47%। 18.47% एवरेज टैक्स है। और दोस्तों आपने देखा 9 लाख पे 1,08,000 दिया, तो इफेक्टिव जो फॉरेन कंपनी का जो फॉरेन टैक्स रेट हो गया वो आया 1.08 डिवाइड बाय 9 लाख, जो आया 12%। यानी कि 18.47 इंडिया में टैक्स है, 12% बाहर इन्होंने टैक्स दिया है। तो इंडियन सरकार तो ज्यादा टैक्स ले रही है। तो नंदिता जी वाले एग्जांपल में उल्टा था, तो इंडियन सरकार क्योंकि ज्यादा टैक्स ले रही है तो वो बोलेगी ठीक है जी, इसका मतलब पूरा 12% डबल टैक्स हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा इनको 2.82 में से जो 1.08 टैक्स का पे किया है पूरे का क्रेडिट मिल जाएगा 1.08। इनको इंडिया में बैलेंस ही देना पड़ेगा, 100% क्रेडिट मिल जाएगा। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 6 नंबर का। और आप लोग देख सकते हैं एफटीसी इतना सिंपल कंसेप्ट है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है। और ये जो भी कंप्यूटेशन हमने करी है, हम ये कंप्यूटेशन आईपीसीसी के टाइम से करते आ रहे हैं, कोई भी प्रोविजन इसमें नया नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। और 6 नंबर लेस देन 6 मिनट्स में हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों नंबर बटने वाला टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा जो कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन तो करना ही करना चाहिए। सिर्फ ये न्यूमेरिकल है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम ऐसे में आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो नवंबर 2020 में आया था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा जो हमने किया काफी हद तक उससे मिलता जुलता है, बट उसमें एक एंगल और एडिशनल ऐड किया। तो ये है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 1920 का, जाहिर सी बात है नवंबर 20 का क्वेश्चन पेपर है। स्मिथ सुजाता, इंडियन सिटीजन, प्रेसिडेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड फॉरेन कंपनी विद विच इंडिया हैज अ ट्रीटी। तो ये हम पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीटी है, सेक्शन 90 का क्वेश्चन, विच प्रोवाइड्स दैट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ट्रीटी में क्या लिखा है? इनकम वुड बी टैक्सेबल इन कंट्री वेयर इट इज अर्न, जहां की इनकम है वहां पे टैक्सेबल, एंड नॉट इन दी अदर कंट्री। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फ्लिप है, यहाँ पे इंडिया में टैक्स अगर फॉरेन कंट्री में अर्न हुई है तो इंडिया में टैक्स ही नहीं, बट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वुड बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट इन सच अदर कंट्री। मतलब मान लो यूएस में अर्न हुई है वेयर इट इज अर्न एंड नॉट इन अदर कंट्री, मान लो इंडिया। अगर यूएस में अर्न हुई है, कंट्री यूएस है, अदर कंट्री इंडिया है, अगर यूएस में अर्न हुई है इंडिया में नहीं, तो यूएस में ही टैक्सेबल होगी, इंडिया में नहीं। बट इंडिया में जब आप टैक्स रेट निकालो अदर कंट्री मतलब इंडिया, तो वहां पे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट के लिए मानी जाएगी, मतलब स्लैब रेट के लिए इंक्लूड। तो यहाँ पे इन्होंने इनकम की डिटेल्स दी हुई है। 5,75,000 उनकी इंडिया से इनकम है, 14 लाख रुपए फॉरेन कंट्री से इनकम है। फॉरेन कंट्री में रेट ऑफ टैक्स 20% है। ड्यूरिंग द ईयर उनकी डिडक्शन दी हुई है 35,000 उन्होंने अपनी मदर जो 83 ईयर्स की है बट नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उन्होंने मेडिकल प्रीमियम दिया है, उनके लिए 35,000 से क्रेडिट कार्ड। हमें सवाल ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स पेबल by her by Miss Sujata for this. If I also show the tax payable by Miss Sujata had there been new treaty, मतलब 91। तो इस क्वेश्चन में 6 अंक में इंस्टीट्यूट दोनों तरीके से कंप्यूटेशन करने को कह रहे हैं। सेक्शन 90 के हिसाब से, जहां पे वो कह रहे हैं सिर्फ स्लैब रेट के लिए देखेंगे, इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्स के लिए, और सेक्शन 91 के हिसाब से जहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, जहां पे हम प्रोपोर्शन मेथड लगाते हैं टैक्स। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये, इसमें हम दोनों तरीके से करेंगे, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले इनकम देख लेते हैं, आसान है, दो इनकम है, 14,75,000 और 14 लाख। तो टोटल इनकम हो गई मैडम की 19,75,000। अब हम इस पे स्लैब रेट लगाएंगे अगर, और इस पे सॉरी 80D लगाएंगे, क्योंकि इनकी मदर वाइल सीनियर सिटीजन है, 50,000 की लिमिट होती है, बट क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है उनकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी 25,000 से। तो 25,000 का 80D लगाया तो 19,50,000 की इनकी टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम है 19,75,000, टोटल इनकम 19,50,000। इस पे हम अगर स्लैब रेट लगाते हैं
उसके हिसाब से इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है, टैक्स लाइबिलिटी रहती है 4,13,400। मैंने स्लैब रेट इसी AY के लगे हैं, 4,13,400 की टैक्स लाइबिलिटी। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आया दोस्तों, 4,13,400 डिवाइडेड बाय टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल इनकम इज इफेक्टिव टैक्स रेट 19,50,000। इफेक्टिव टैक्स रेट आ गया हमारा 21.2%। लेकिन जैसा कि हमने बात करी थी, इनकम टैक्स वो वाली इनकम टैक्स नहीं होगी, सिर्फ टैक्स रेट के लिए यूज होगी। तो हमने टैक्स रेट तक तो सब कुछ इंक्लूड किया। जब टैक्स लाइबिलिटी की बात आएगी, टैक्स लाइबिलिटी के लिए हम सिर्फ टैक्स देंगे 5.75 पे, 14 पे बिल्कुल नहीं देंगे। तो 5.75 पे हमने टैक्स दिया। 5.75 में हम इसका भी ऑब्वियसली TD का बेनिफिट लेंगे, एज ए कोई इनकम है ही नहीं। 5,50,000 पे हमने 21.2% का रेट लगाया। समझ रहे हैं ना, टैक्स रेट के लिए तो हमने माना वो इनकम अर्न हुई है, बट जब हम टैक्स देने की बात आई हमने उस इनकम को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि उस पर ऑलरेडी दूसरी ट्रीटी में कंट्री में टैक्स दे चुके हैं। तो बहुत सिंपल ढंग से हमने 1,16,600 की टैक्स लाइबिलिटी निकाली, क्योंकि ऑलरेडी रिलीफ मिल गया एग्जेम्पशन के थ्रू। एग्जेम्पशन मेथड का ट्रीटी था ये, तो यहाँ पे अलग से क्रेडिट देने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ तक का हिस्सा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अगले हिस्से पे, जो कहता है अब इस तरह निकालो, मान लो कि ट्रीटी ही नहीं है। अब ट्रीटी नहीं है तो मतलब सेक्शन 91, सेक्शन 91 में है क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड कैसे चलता है, मैं यहाँ पे पेज इंसर्ट कर देता हूँ, थोड़ी आसानी रहेगी। क्रेडिट मेथड कैसे चलता है, हमने बात की थी। क्रेडिट मेथड में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से 19,50,000 की इनकम है, और उस पर हम देख लेते हैं हमारी जो टैक्स लायबिलिटी निकली थी, ये निकली थी 4,13। इफेक्टिव टैक्स रेट 21.2 था, और वहां पे टैक्स दिया है 20%। 14 लाख पे 20% हुआ 280। तो इसका मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी थी 4,13,400। 4,13,400 की इफेक्टिव टैक्स था, टैक्स लायबिलिटी थी, टैक्स था जो 21.2% के हिसाब से है। क्योंकि फॉरेन में हमने 20% टैक्स दिया है, तो पूरे का जो 2,80,000 रुपए है, पूरे का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये लोअर है आउट ऑफ दीज टू। तो 4,13 में से हमने 280 माइनस कर दिए, तो हमारे बचे 1,33,400। ये हमारी टैक्स टू बी पेड इंडिया में ये हो जाएगा 1,33,400। तो दोस्तों डिफरेंस देखिए, इस केस में टैक्स लायबिलिटी थी 1,16,600, क्योंकि इस केस में हमें पूरा 21.2% का बेनिफिट है। रीजन समझिए, इस केस में टैक्स लायबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है मार्जिनली, तो हमें सिर्फ 20% तक का बेनिफिट है इंडिया में, क्योंकि टैक्स रेट, क्योंकि फॉरेन कंट्री में 20% का टैक्स दिया, वहां पे तो उन्होंने बोला वो 21.2 भी नहीं देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिनल डिफरेंस है। यहाँ पे हमने 1,16 की टैक्स देनी है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा 1,23,33 का टैक्स देना है। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि कैसी कैलकुलेशन होती है, और हमने देखो 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर दिखाए आपको, नवंबर 19 और नवंबर 20, और दोनों में 6-6 अंक का क्वेश्चन आया हुआ है। और हम इसमें और भी देखेंगे कि हमारे पेपर्स में बहुत पेपर्स तो ऐसे अटेम्प्ट ऐसे हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल भी आता है, उसके साथ साथ थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा 6 की जगह 10 नंबर का टॉपिक बन जाता है, जो काफी बड़ा बड़ा नंबर बोलूंगा पूरे 100 नंबर के पेपर में, और बहुत ही आसान टॉपिक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियल लाइफ में बहुत ही होता है। हर नॉन रेसिडेंट की टैक्सेशन में हम ट्रीटी अक्सर ऑलमोस्ट हर केस में हम देखते ही देखते। तो दोस्तों इस तरह हम अपना ये लेक्चर स्टॉप करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा, और ये आपको आपके पेपर में हेल्प करेगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इसके बाद कुछ क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कीजिए। हमारे मॉड्यूल में कुछ और एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें मल्टीपल एक से ज्यादा कंट्रीज से इनकम अर्न हो रही है। तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट ये कि हर कंट्री की अलग से हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। पहले हर कंट्री का टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट हम अलग से कंपेयर करते हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी डाउट्स हो मुझे ईमेल जरूर कीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई फीडबैक हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।